हेलो फ्रेंड्स, नाट्य शास्त्र की बाद हम दूसरी बुक शुरू कर रहे थे जिसका नाम था संगीत रत्नाकर। और संगीत रत्नाकर की पहली वीडियो में हमने आपको बताया था इसके शुरुआती 4 चैप्टर्स में से कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने नाट्य शास्त्र का पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप अभी जाकर के उसको देखिए। और आज हम संगीत रत्नाकर के जो बचे हुए 3 अध्याय हैं, तालाध्याय, वादाध्याय और नर्तनाध्याय, उनका अध्ययन करेंगे और उनमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी बताएंगे। इसके अलावा एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों को भी हम यहाँ पर हल करके देखेंगे। और अगर आपने नाट्य शास्त्र की और संगीत रत्नाकर की दोनों की पहली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर अभी जाकर के देखिए। शुरू करते हैं संगीत रत्नाकर की वीडियो नंबर 2। तो सबसे पहला अध्याय जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 5वां अध्याय और 5वें अध्याय का नाम है तालाध्याय। तो देखिए शब्द से ही पता लग रहा है कि यहाँ ताल के बारे में बताया गया होगा। सबसे पहले ताल, ताल क्या चीज होती है बच्चों? ये संगीत में समय नापने के साधन को हम ताल कह देते हैं, ठीक है। ये संगीत में समय नापने का साधन है। और ताल किससे मिलकर के बनी हुई होती है? मात्राओं से मिलकर के बनी हुई है। 6 मात्रा, 8 मात्रा, 9 मात्रा, 10 मात्रा, 11 मात्रा, इन सभी की तालें होती हैं, ठीक है। अब क्या क्या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बताया गया है जरा उस पर नजर दौड़ा लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो इसमें बताए गए हैं ताल व ताल शब्द की उत्पत्ति। कि ताल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है और ताल की परिभाषा बताई गई है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ताल 2 प्रकार की होती है, तो ताल के प्रकार बताए गए हैं, ताल के प्रकार, और 2 प्रकार बताए गए हैं ताल के। कौन कौन से? देशी और मार्गी। देशी ताल और मार्गी ताल। देशी ताल कौन से संगीत में प्रयोग की जाती है? देखिए, देशी तालें जो होती हैं वो देशी संगीत में प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। और देशी संगीत कौन सा संगीत होता है? जिसको हम और आप सब लोग पढ़ रहे हैं, जिसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है मनोरंजन करना, ठीक है। दूसरी तरफ जो मार्गी संगीत होता है हमारा, उसमें हम मार्गी तालों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और मार्गी संगीत का उद्देश्य होता है भगवान से एक डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना और मोक्ष की प्राप्ति करना। तो हम इन सब के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ताल, ताल शब्द की उत्पत्ति, ताल के प्रकारों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। अगर हम देखें तो 5 प्रकार की मार्ग ताल बताई गई है। 5 प्रकार की देशी ताल, सॉरी देशी नहीं, मार्गी ताल बताई गई। 5 प्रकार की मार्गी तालों का वर्णन किया गया है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी तरफ 120 देशी तालों का भी प्रयोग किया गया है। देशी तालों का वर्णन किया गया है। तो 5 प्रकार के मार्गी ताल बताए गए हैं जो हम मार्गी संगीत में प्रयोग किए जाते हैं, और 120 प्रकार के देशी तालों का प्रयोग किया गया है जो कि देशी संगीत में जिनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे मात्रा, कला, और तालाध्याय में प्रयोग होने वाले ज्यादातर शब्द जो परिभाषित शब्द हैं वो हैं जो कर्नाटक संगीत पद्धति में आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे लघु, गुरु, चाचपुट, ठीक है। लघु, गुरु, चाचपुट, पाथ, ठीक है। इन सब का वर्णन किया गया है, ठीक है। प्लुत, प्लुत का भी इसमें वर्णन किया गया। ये सब क्या हुआ करते थे? जब कर्नाटक संगीत पद्धति आपने पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी है तो उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी। हम जब आपको कर्नाटक संगीत पद्धति पढ़ाएंगे तो उसमें इन सारे शब्दों का मतलब बताएंगे। फिलहाल एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं कि इन सब का वर्णन कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, लघु और गुरु क्या होता है कि हमारे यहाँ उत्तरी भारतीय संगीत जो है इसमें तालों की संख्या अनिश्चित है, मतलब कितनी भी मात्राओं की हम कितनी भी तालें बना सकते हैं। लेकिन कर्नाटक संगीत में या जो दक्षिण भारतीय संगीत है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें 7 तालें दी गई हैं और 7 तालों में ही सारा का सारा संगीत वो बजाते हैं। तो लघु जो है उसको डिफाइन करने का, उसको प्रदर्शित करने का एक तरीका है, वो 1 बना देते हैं। गुरु के लिए वो इस प्रकार से S बना देते हैं, ठीक है। इन सब के लिए शब्द दिए गए हैं।
और जाति बदलने के अनुसार इसकी 5 जातियां बताई गई हैं, तिस्त्र, मिस्र, चतुस्त्र, खंड और संकीर्ण। और उसके अनुसार जितनी भी तालें हैं वो सारी की सारी बदल जाया करते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि ये जो कुछ शब्द हैं जैसे लघु है, गुरु है, चाचपुट है, पात है, प्लुत है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कर्नाटक संगीत पद्धति से मेल खाती हैं। कर्नाटक संगीत पद्धति में आज भी इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस चैप्टर में 14 प्रकार के गीतकों के प्रकार बताए गए हैं। 14 गीतकों के प्रकार बताए गए हैं, ठीक है, 14 गीतकों के प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। दूसरी चीज, देशी तालों का लक्षण और उद्देश्य भी बताया गया है। देशी तालों का लक्षण व उनका उद्देश्य बताया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें तालाध्याय के अनुसार बताई गई हैं। आप इनको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब अगले चैप्टर पर आते हैं। सिक्स चैप्टर है हमारा और 6 चैप्टर का नाम है, जल्दी से बताइए, वादाध्याय, ठीक है। 6 चैप्टर है हमारा वादाध्याय, यानी वाद का अध्याय, ठीक है। देखो पता है वाद क्या होता है बच्चों? वाद होता है इंस्ट्रूमेंट जो हम संगीत में प्रयोग करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के बताए गए थे? हमने भारत के नाट्य शास्त्र में भी पढ़ा है। कितने प्रकार के बताए गए हैं? 4 प्रकार के बताए गए। कौन कौन से? तत्, सुशीर, घन और अवनद्य वाद, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के वाद्य हैं जो वाद्याध्याय के अनुसार बताया गया। सबसे पहला तो चीज यही बताई गई कि वादाध्याय में वाद्यों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। 4 भागों में किया गया है। सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं वाद के 4 प्रकार बताएं किया गया है। कौन कौन से हैं? तत्, सुशीर, घन व अवनद्यवाद, ठीक है। तत्वाद या तंत्रवाद्य भी कह देते हैं इसको, जो तारों की सहायता से बजाए जाते हैं। सुशीर वाद्य जिनमें फूंक मार करके उनसे ध्वनि उत्पन्न की जाती है। घन वाद्य जब 2 मेटल को आपस में टकरा करके उनसे साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। और अवनद्य वाद्य जिन वाद्यों के मुंह पर चमड़ा मंड करके फिर इन्हें बजाया जाता है। ये 4 प्रकार के वाद्यों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें वीणा वादन की तकनीक बताई गई है। वीणा वादन की तकनीक, ठीक है। वीणा को किस प्रकार से बजाया जाए उसकी तकनीक बताई गई, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वीणा वादन की तकनीक संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में बताई गई है, या वीणा वादन की तकनीक इनमें से किस पुस्तक में बताई गई है। तो आप इस पर टिक कर लेंगे, ठीक है। तीसरी और लास्ट चीज जो इस अध्याय में बताई गई है वो है वंशी के प्रकार। वंशी आप सभी लोग समझते हैं, फ्लूट, फ्लूट के प्रकार बताए गए। वंशी के प्रकार बताए गए, ठीक है। वंशी के प्रकार इसमें बताए गए, ठीक है। तीन चार का नाम भी बताया गया है। मुरंगा, शंख, मुरंगा बताया गया है, शंख बताया गया है। मुरंगा नहीं, सुरंगा है, सुरंगा, शंख, काहल, ठीक है। मुरंगा, शंख, काहल और मुरली, ये 4 प्रकार बताए गए वीणा के, वंशी के, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नर्तनाध्याय में क्या बताया गया है। चलिए 7 चैप्टर की तरफ चलते हैं। 7 चैप्टर है हमारा नर्तनाध्याय। जाहिर सी बात है नर्तन अध्याय है तो नृत्य से रिलेट करेगा थोड़ा सा, ठीक है। इसमें देखिए नृत्य, थोड़ा बहुत नाट्य, नृत्य, नाट्य
और शरीर के अंगों द्वारा अभिनय, शरीर के अंगों द्वारा अभिनय का वर्णन किया गया। नोट्स बनाते रहें प्रॉपर, ठीक है। इसमें अंग प्रत्यंग, जो बच्चे डांस से रिलेट करते हैं, नृत्य से रिलेट करते हैं, वो इन चीज़ों के अर्थ अच्छी तरीके से पहचान पाएंगे। 108 प्रकार के करण बताए गए। करण बताए गए 108 प्रकार के। मैंने फिर से कहा है, मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है कि जो भी नंबर क्वांटिटी है ना, आप उनको हमेशा याद रखिए। वहाँ से बहुत सारा चांसेस रहता है कि वहाँ से आपसे कोई भी प्रश्न पूछ ले जाए। तो 108 प्रकार के करण यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ अंगहार का वर्णन किया गया है, अंगहार का, रेचक के बारे में बताया गया है, ठीक है, रेचक। फिर दूसरी चीज चारी के बारे में बताया गया है, मंडल के बारे में बताया गया है कि ये क्या चीजें होती हैं, इन सब की परिभाषाएं दी हैं, ठीक है। देसी लास्य अंग का यहाँ पर वर्णन किया गया है, देसी लास्य अंग का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। अभ्यास के निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से हम अभ्यास करें, तो अभ्यास के निर्देश भी बताए गए, ठीक है। 9 रसों का वर्णन किया गया है, ठीक है। नवरस का, हम नवरस कहते हैं, नवरस कहते हैं, नवरस और व्याभिचारी का भी वर्णन किया गया है, व्याभिचारी का वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, व्याभिचारी का वर्णन किया गया। सो दैट्स ऑल। ये 7 अध्याय हैं, इसीलिए संगीत रत्नाकर का दूसरा नाम क्या है बच्चों? सप्ताध्यायी है। ये भी आपको याद है, सप्ताध्यायी, क्योंकि इसमें 7 थे, ठीक है। तो ये 7 चैप्टर्स थे जो सप्ताध्यायी यानी संगीत रत्नाकर जो शारंगदेव द्वारा लिखित है उसके अनुसार बताया गया है, ठीक है। इनमें से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि मैंने कई पेपर्स में देखा है कि इन संगीत रत्नाकर पर टीका किस किसने लिखी, इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं किस किसने टीका लिखी, उसको कर लिया, उसको हम कर देते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से प्रश्नों की तरफ चलते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न हमने क्या बताया था आपको कि पूछा जाता है कि टीका से रिलेटेड, तो टीका पर एक बार नजर डालिए। देखिए संगीत रत्नाकर की जो टीका है वो टोटल 4 लोगों ने लिखी है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से। पहले भोपाल सिंह थे, दूसरे कल्लीनाथ थे, और जिन्होंने इन दोनों ने संस्कृत में लिखी है, ठीक है। तो कुछ पेपर्स में, अब यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत का विषय है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें पहले दूसरे तो दिया नहीं है। देखिए भोपाल सिंह वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संगीत रत्नाकर की संस्कृत में टीका लिखी। इसके बाद कल्लीनाथ वो दूसरे पुरुष थे जिन्होंने संस्कृत में इसकी टीका लिखी, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में ऑप्शन में वो कल्लीनाथ जरूर देगा, भोपाल सिंह दे या ना दे। देखिए अगर दोनों आ गए तो भैया बचना मुश्किल है, फिर समझ नहीं आता कि क्या करें। लेकिन 99% चांसेस ये रहते हैं कि वो दोनों में से एक ही देगा और वो दूसरा ऑप्शन जो होगा वो कल्लीनाथ होगा। तो आपको कल्लीनाथ पर टिक करके आना है। तो जल्दी से देख लेते हैं। देखिए भोपाल सिंह, आप ऐसे करके लिखिए, भोपाल सिंह ये वो पहले पुरुष थे जिन्होंने टीका लिखी तथा कल्लीनाथ। मैं 2 पॉइंट बनाकर भी लिखवा सकता था, लेकिन एक ही में लिख लीजिए, कल्लीनाथ ये वो दूसरे पुरुष थे जिन्होंने इसकी टीका लिखी। इन दोनों ने संस्कृत में संगीत रत्नाकर की पर टीका लिखी, संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी, ठीक है। अब एक तेलुगु में भी इस पर टीका लिखी गई है, तो वो विट्ठल जी ने लिखवाई है कि विट्ठल जी, ये दूसरा नाम याद रखिएगा, विट्ठल जी ने तेलुगु में
इसकी टीका लिखी। इसकी मतलब संगीत रत्नाकर। अब हिंदी में भी प्रयास किया गया। हिंदी में जो बोली प्रस्तुत की गई कल्लीनाथ और इनके अनुसार टीका लिखने की, वो ब्रज भाषा में लिखी गई। तो हिंदी में भी अगर आप देखें तो हिंदी आ जाए या हिंदी के अलावा ब्रज भाषा देते हैं। हिंदी भी पूछ रहा था ये करके आना है, हिंदी वैसे पूछेगा नहीं, ये दो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, इसके रेयर चांसेस होते हैं कि पूछ जाए। तो हिंदी यानी ब्रज भाषा, क्योंकि संगीत रत्नाकर की हिंदी में जो टीका है वो असल में ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो ब्रज भाषा यानी हिंदी में इसकी टीका कुछ किताबों में दिया हुआ है। गंगाराम जी ने, बस इतना नाम दिया हुआ है। अब ये कौन थे क्या थे ये नहीं पता। गंगाराम जी ने लिखी। ठीक है, तो ये तो टीका से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है, जो इस ग्रंथ में इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ाने से चैप्टर वाइज रह जाती है। ठीक है ना, देखिए शारंग देव जी ने जो संवादी स्वरों में श्रुतियों का अंतर माना था वो 8 और 12 श्रुति माना। इससे पहले हम नाट्यशास्त्र पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें हमें अंतर बताया गया था 9 व 13 श्रुति का, लेकिन शारंग देव जी ने 9 व 13 श्रुतियों को हटा करके संवादी स्वरों में 8 और 12 श्रुतियों का अंतर माना। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं। शारंग देव जी ने संवादी स्वरों में 8 व 12 श्रुतियों का अंतर माना। इससे पहले 3 किताबें और लिखी गई, जबकि जैसे मतंग मुनि ने लिखी, मतंग, भरत और दत्तिल की किताबें उठाकर आप देखेंगे ने इन्होंने इनका अंतर जो था 9 व 13 श्रुति माना था। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कितना श्रुतियों का अंतर रखा, पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। ठीक है, इसमें गांधार ग्राम का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। गांधार ग्राम का, जबकि इससे पहले नाट्यशास्त्र में हमने पढ़ा है कि भरत ने केवल षड्ज और मध्यम ग्राम का जिक्र किया था और गांधार ग्राम को छोड़ दिया था, ये कहकर कि तो स्वर्ग में स्थित है। ठीक है ना, तो गांधार ग्राम का यहाँ पर विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। विस्तार पूर्वक वर्णन है, वर्णन किया गया है। ठीक है, भारत के ही समान 18 जातियां इन्होंने भारत के समान 18 जातियां मानी है। भारत के समान 18 जातियां मानी। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। 18 जातियां तो मानी है, जैसे हमने भारत के टाइम पर भी शुद्ध और विकृत में इसको डिवाइड किया था, लेकिन भरत ने जाति के 10 लक्षण माने थे, जबकि शारंग देव जी ने जाति के 13 लक्षण माने। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने जाति के 13 लक्षण माने हैं। जब सारी किताबें निपट जाएंगी ना, सारी चीजें मैं अलग से लिखवाऊंगा कि किसने कितने कितने लक्षण माने, ताकि आपको हर किताब में ढूंढना। 13 लक्षण माने। ठीक है, और नारद के स्त्री पुरुष नपुंसक राव का विभाजन भी, नारद एक किताब है, नारद शिक्षा नारद ने लिखी है, वैसे संगीत मकरंद भी लिखी है। संगीत मकरंद में कहा गया था कि भैया जो श्रुति स्वर विभाजन है उसका थोड़ा सा इंट्रो उसमें सबसे पहले दिया गया था, तो उसमें यहाँ से थोड़ी सी रिलेटेड चीजें हैं कि इसमें नारद के समान ऐसे करके लिख लीजिएगा, स्त्री पुरुष तथा नपुंसक रागों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ठीक है, सुन कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही रखते हैं, और अगली वीडियो में हम अगली किताब को शुरू करेंगे। देखते हैं, या तो संगीत रत्नाकर के बाद हम
दत्तिल की दत्तिलम से शुरुआत करेंगे। अगली जो किताब होगी वो दत्तिलम होगी और दत्तिलम को हम पढ़ने का ट्राई करेंगे, उसको देखेंगे और उसमें से दत्तिलम और नाट्य शिक्षा छोटी छोटी किताबें हैं, इनको कवर करेंगे अगली वीडियो में और फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमारी मदद हो सके। थैंक यू। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।